सोचिए एक महिला एक बहुत ही भावुक किताब लिखती है बच्चों के लिए। और किताब का विषय क्या है कि बच्चों को अपने पिता को खोने के दुख से, उस गहरे सदमे से आखिर कैसे निपटना चाहिए। और उसके बाद वो सीधा नेशनल टेलीविजन पर आती है, बड़े बड़े शोज में आकर इंटरव्यूज देती है। हाँ बिल्कुल, एकदम से रातों रात एक ग्रीफ एक्सपर्ट बन जाती है, यानी दुख से उबरने की विशेषज्ञ। लोग उसकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई वो कुछ और ही थी। सच्चाई ये थी कि उस पिता को मौत के घाट उतारने वाली कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। बाप रे, ये तो है ना। उसने पहले अपने पति का खून किया और फिर उस मौत को एक पीआर स्ट्रैटेजी में बदल दिया, एक बिजनेस बना दिया उसको। तो आज हम जिस चर्चा में गहराई से उतर रहे हैं वो इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों की कहानी है। सही कहा आपने। और ये कहानी हमें ले जाती है यूटा के कामस नामक एक बहुत ही छोटे और शांत शहर में। एक ऐसी जगह जहाँ की आबादी मुश्किल से शायद 2500 होगी। यहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं, आमतौर पर अपने दरवाजे लॉक तक नहीं करते। राइट, एक परफेक्ट टाउन। बिल्कुल। और इस केस में एक तरफ एकदम परफेक्ट परिवार की छवि थी और दूसरी तरफ एक ऐसी भयानक साजिश जो उनके उस बेदाग घर के बंद दरवाजों के पीछे रची जा रही थी। आज हमारे पास इस चर्चा के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स और मीडिया कवरेज जैसे ठोस सोर्सेज हैं। और हमारा मकसद इस चर्चा में उस अंतर को समझना है जो एक बनावटी पब्लिक इमेज और एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की असलियत के बीच होता है। एग्जैक्टली। और इस कहानी की औपचारिक शुरुआत होती है 4 मार्च 2022 से। रात के करीब 3:22 पर कैमस के 282 विलो कोर्ट से एक 911 कॉल आती है। और लाइन पर एक औरत बहुत ही घबराई हुई आवाज में बताती है कि उसके पति की सांसें रुक गई हैं। पैरामेडिक्स वहां 8 मिनट के अंदर पहुंचते हैं और 39 साल के एरिक रिचन्स को मास्टर बेडरूम में मृत पाते हैं। हाँ, और शुरुआती दौर में किसी को वहां कोई शक नहीं होता। ये एक साधारण मेडिकल इमरजेंसी लगती है, एक आम कार्डियक अरेस्ट। लेकिन सच ये था कि मौत का खेल उस रात शुरू नहीं हुआ था, वो तो बस अपने अंजाम तक पहुंचा था। बाहर से देखें तो ये एक परफेक्ट अमेरिकन ड्रीम जैसा लगता था, पर ऐसी खूबसूरत तस्वीरों में दरारें सबसे पहले कहाँ दिखती हैं? बैंक अकाउंट्स में। सही कहा। फाइनेंशियल स्ट्रेस किसी भी रिश्ते में कितना खतरनाक हो सकता है, ये केस उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर हम इन दोनों की पर्सनैलिटीज को देखें तो जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल अलग थे दोनों। हाँ, एरिक एक मेहनती इंसान था। उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद बनाई थी, अपने हाथों से ईंट गारा उठाकर। पैसों के मामले में उसका उसूल बहुत पुराना और सुरक्षित था, पहले कमाओ फिर खर्च करो, जो कि एक सेंसिबल अप्रोच है। राइट। वो हंटिंग का शौकीन था और अपने परिवार को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि 2011 में उसने अपनी पहली पत्नी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। दूसरी तरफ थी कोरी। हाँ, कोरी जो पार्क सिटी में एक लग्जरी रियल एस्टेट एजेंट थी। एग्जैक्टली, बहुत एम्बिशियस। उसका मानना था कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा दिखावा और बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और उस रिस्क में भारी कर्ज लेना उसके लिए एक आम बात थी। ये दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं हैं। एक व्यक्ति जो एक पैसा बचाकर चलना चाहता है और दूसरा जो हवा में महल बना रहा है। और टकराव तब शुरू हुआ जब एरिक को पता चला कि उसके अकाउंट से $2 लाख गायब हैं। बिना उसको बताए। हाँ, बिना बताए। यही नहीं, उनके घर पर बड़े बड़े लोन्स लिए गए थे जिनकी उसको भिनक तक नहीं थी। एक ऐसे इंसान के लिए जो हिसाब किताब का इतना पक्का हो, ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये उसके भरोसे का कत्ल था। और इस सब का ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब कोरी पार्क सिटी में एक $2 मिलियन का मैंशन खरीदना चाहती थी। एरिक ने इसके लिए सख्त मना कर दिया था। अगर मैं इसको एक उदाहरण से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही गाड़ी के 2 ड्राइवर हों। हाँ। एक ड्राइवर कंटिन्यूअसली ब्रेक दबा रहा है क्योंकि उसे आगे खाई दिख रही है, और दूसरा ड्राइवर अपनी आंखें बंद करके पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा रहा है। गाड़ी का क्रैश होना तो तय था, बिल्कुल तय था। देखिए, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं होता, वो कंट्रोल और पावर का प्रतीक होता है। कॉरी की सोशल मीडिया पर एक ऐसी लाइफ दिखाई जा रही थी जिसमें सब कुछ बहुत लग्जूरियस था, लेकिन रियलिटी में बंद दरवाजों के पीछे अनपेड बिल्स और कर्ज का पहाड़ टूट रहा था। वो $2 मिलियन का घर खरीदने की जिद एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसने आगे आने वाली भयानक घटनाओं की नींव रखी। जब आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन गया है और आप फाइनेंशियल बर्बादी की कगार पर हैं, तो कुछ लोगों का दिमाग बहुत ही खतरनाक दिशा में सोचने लगता है। और जब बैंक अकाउंट की सच्चाई सामने आने लगी तो बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी,
तनाव इतना बढ़ गया कि सीधे तौर पर जानलेवा हो गया। यानी बात सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की नहीं थी, बात फिजिकल अटैक्स तक आ गई। सबसे पहला बड़ा इशारा कब मिला? ग्रीस के एक ट्रिप पर। हाँ, ग्रीस वाला इंसिडेंट। कॉरी ने एरिक के लिए एक ड्रिंक बनाया जिसे पीने के बाद एरिक बुरी तरह बीमार हो गया। लोकल डॉक्टर्स ने इसे फूड पॉइजनिंग का नाम दिया, पर एरिक को पूरा शक था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने अपने दोस्तों से इसका जिक्र भी किया था। और वो शक तब यकीन में बदल गया जब वैलेंटाइंस डे 2022 का दिन आया। कॉरी ने एरिक के लिए एक सैंडविच बनाया। उस सैंडविच का एक टुकड़ा खाते ही एरिक को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। ओह गॉड! वो एक एनाफिलैक्टिक शॉक जैसी स्थिति में जा रहा था। खुशकिस्मती से एरिक के पास एलर्जीज के लिए एक एपिपेन था। उसने तुरंत उसका इस्तेमाल किया और किसी तरह अपनी जान बचा ली। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। वैलेंटाइंस डे पर उसकी सांसें रुकने लगी। उसने अपने दोस्तों और अपनी बहन को साफ शब्दों में बताया कि उसकी पत्नी उसे जहर दे रही है, और फिर भी वो उसी घर में रहा। हाँ, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। कोई ऐसी स्थिति में पुलिस के पास क्यों नहीं जाएगा या घर छोड़कर क्यों नहीं चला जाएगा? क्या एक पिता का अपने बच्चों को बचाने का जज्बा उसके खुद के लिए इतना बड़ा अंधा कुआं बन सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही आम और कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्थिति है जो अक्सर डोमेस्टिक अब्यूज या ऐसे केसेस में देखी जाती है। एरिक को अपने 3 बेटों की बहुत फिक्र थी। वो जानता था कि अगर वो घर छोड़ता है या पुलिस बुलाता है तो बच्चे अपनी माँ से अलग हो जाएंगे, फैमिली टूट जाएगी और कोर्ट केसेस का एक लंबा सिलसिला शुरू होगा। उसने एक्चुअली तुरंत कुछ स्टेप्स लिए थे। जैसे कि उसने अपना विल यानी वसीयत बदल दी थी, लाइफ इंश्योरेंस से कोरी का नाम हटा दिया था और पावर ऑफ अटर्नी भी छीन ली थी। उसे लगा कि अगर उसने फाइनेंशियल मोटिव खत्म कर दिया है तो शायद अब कोरी उस पर हमला नहीं करेगी। वो अपनी शादी को नहीं बल्कि अपने बच्चों के घर को बचा रहा था। लेकिन ये सोचना कि सिर्फ पेपर पर पावर ऑफ अटर्नी बदल देने से एक डेस्परेट इंसान रुक जाएगा, ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। डिजिटल टाइमलाइन अगर हम देखें तो उस दौरान कोरी की हरकतें बिल्कुल अलग ही कहानी बता रही थीं। बिल्कुल। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बाद में पता चला कि इन्हीं घटनाओं के आसपास कोरी एक CL नाम के डीलर के लगातार संपर्क में थी। CL, राइट। शुरू में उसने उस डीलर से पेन किलर्स की बात की, पर जल्दी ही उसने उससे माइकल जैक्सन स्टफ की मांग की। ये स्ट्रीट लैंग्वेज में एक स्लैंग टर्म है पावरफुल ओपियोइड्स के लिए, खास तौर पर फेंटेनिल के लिए। फेंटेनिल, बाप रे! और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बैंक रिकॉर्ड्स में हर अटैक से ठीक पहले $900 का पेमेंट मिला। एक दिसंबर में ग्रीस ट्रिप से ठीक पहले, दूसरा मिड फरवरी में वैलेंटाइंस डे इंसिडेंट से ठीक पहले। यानी ये कोई कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। ये टाइमलाइन कोइंसिडेंस होने की हर संभावना को पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये एक प्री प्लान्ड कैलकुलेटेड सीक्वेंस था। और एरिक ने अपने बच्चों के लिए रुकने का जो फैसला किया, वही फैसला 3 मार्च 2022 की रात को उसके लिए आखिरी साबित हुआ। उस रात की डिटेल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कोरी ने दावा किया कि वो दोनों उस $2 मिलियन वाले पार्क सिटी घर को खरीदने का जश्न मना रहे थे। वो ही घर जिसके खरीदने पर एरिक पूरी तरह से खिलाफ था। अचानक उसके लिए जश्न मनाना कितना अजीब है। वही तो। कोरी ने एरिक के लिए एक मॉस्को म्यूल ड्रिंक बनाया। फिर वो ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई कि एक बच्चे को बुरा सपना आया था, और दावा किया कि वो वहीं सो गई। रात को जब वो वापस आई तो एरिक जमीन पर गिरा हुआ था। और पैरामेडिक्स को पहले यही लगा कि ये एक नेचुरल हार्ट अटैक है, लेकिन ऑटोप्सी की रिपोर्ट ने इस आम सी लगने वाली मौत की धज्जियां उड़ा दी। अच्छा। जब मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आई तो पता चला कि एरिक, जो कि एक पूरी तरह स्वस्थ 39 साल का आदमी था, जिसे हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी, उसके खून में फेंटेनिल की मात्रा लीथल लिमिट यानी जानलेवा स्तर से 5 गुना ज्यादा थी। 5 गुना? हाँ, और ये कोई डॉक्टर द्वारा दी गई आम दवा नहीं थी। फॉरेंसिक टेस्टिंग ने साबित किया कि ये इल्लीगल स्ट्रीट ग्रेड फेंटेनिल था, जिसे खान पान के जरिए ओरल फॉर्म में दिया गया था। लेकिन एक चीज समझ नहीं आती मुझे, एक लंबा चौड़ा स्वस्थ इंसान जिसका कोई ड्रग हिस्ट्री नहीं है, उसे इतनी भारी मात्रा में जहर दिया गया और उसने कोई विरोध नहीं किया। कमरे में किसी झगड़े या स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे। पैरामेडिक्स को किसी फाउल प्ले का शक तक क्यों नहीं हुआ शुरू में? वो इसलिए क्योंकि फेंटेनिल आखिर शरीर में करता क्या है ये समझना जरूरी है। फेंटेनिल किसी आम जहर की तरह पेट में दर्द या ऐंठन नहीं करता। ये सीधा दिमाग के ओपियोइड रिसेप्टर्स को हैक कर लेता है। जब इसको ओरल फॉर्म में जैसे किसी ड्रिंक में मिलाकर लिया जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और फिर अचानक ओवरवेल्म कर देता है। अच्छा।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने बिल्डिंग का मेन पावर स्विच धीरे से गिरा दिया हो। कोई अलार्म नहीं बजता, इंसान को बस लगता है कि उसे बहुत तेज नींद आ रही है। फेंटेनिल सीधे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर करता है। दिमाग लंग्स को सांस लेने का सिग्नल देना बंद कर देता है। ओह माय गॉड, यानी उसे दर्द फील ही नहीं हुआ होगा। नहीं, इंसान बेहोश हो जाता है और सांसें रुकने से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसी वजह से वहां कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे। एरिक को शायद दर्द महसूस ही नहीं हुआ, बस एक ऐसी नींद आई जिससे वो कभी नहीं उठ पाया। ये इतनी शांति से अपना काम करता है कि शुरुआती जांच में किसी को हार्ट अटैक के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट ने ये तो पूरी तरह से साफ कर दिया कि एरिक की मौत कैसे हुई थी। लेकिन अब आती है सबसे दिलचस्प और जरूरी बात, डिजिटल फुटप्रिंट। आज के मॉडर्न एज में क्राइम दो जगह होते हैं, एक फिजिकल और एक डिजिटल। बिल्कुल। कोरी ने फिजिकल क्राइम सीन से जहर के सबूत तो शायद मिटा दिए होंगे, एक क्लीन ग्लास रख दिया होगा, लेकिन डिजिटल क्राइम सीन पर उसने अपने वर्चुअल फिंगरप्रिंट्स हर जगह छोड़ दिए थे। और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, पुलिस ने उसकी मौत वाली रात का डेटा निकाला। रात के 12 से 3 बजे के दौरान, जब कोरी दावा कर रही थी कि वो बच्चे के कमरे में गहरी नींद सो रही थी, साइबर एक्सपर्ट्स ने दिखाया कि उसके फोन की स्क्रीन 10 से ज्यादा बार अनलॉक हुई थी। उसने मैसेजेस भेजे और फिर उन्हें परमानेंटली डिलीट किया। देखिए, लोग अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं कि उन्होंने अपने फोन से डिलीट का बटन दबा दिया है तो सबूत हमेशा के लिए मिट गए। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में डिलीट सिर्फ आपकी स्क्रीन से उस मैसेज को हटाता है, सर्वर से नहीं। राइट। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और क्लाउड बैकअप्स हमेशा एक ऐसी कहानी बयान करते हैं जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। उन डिलीटेड मैसेजेस से ही पुलिस सीएल उस डीलर तक पहुंची, और जब उन्होंने कोरी की सर्च हिस्ट्री रिकवर की तो वो किसी प्री प्लान्ड मर्डर की इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसी थी। सच में? मौत से कुछ दिन पहले उसने इंटरनेट पर सर्च किया था कि फेंटेनिल का फेटल डोज कैसे कैलकुलेट करें, ओवरडोज के लक्षण क्या होते हैं, और सबसे ज्यादा शॉकिंग सर्च था, क्या बॉडी जलाने के बाद यानी क्रिमेशन के बाद टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में जहर पकड़ा जा सकता है। वो सर्च क्लियरली दिखाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, और उसकी डिजिटल एरोगेंस यानी उसका गुरूर यहाँ नहीं रुका। मौत के अगले ही दिन, सोचिए, पति की मौत के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, पुलिस और पैरामेडिक्स के आने जाने का सिलसिला खत्म ही हुआ होगा और कोरी ने एक लॉकस्मिथ को घर बुला लिया। हाँ, सेफ खुलवाने के लिए। क्यों? ताकि वो एरिक की तिजोरी खुलवा सके, क्योंकि एरिक ने मरने से पहले उस तिजोरी का पासवर्ड बदल दिया था। उसने उसी दिन उस $2 मिलियन के मेंशन को अपने नाम पर रजिस्टर करवाया और कुछ ही हफ्तों में उसे $3.7 मिलियन में बिकने के लिए मार्केट में लिस्ट भी कर दिया। ये सच में हैरान करने वाला है। जिस औरत ने अभी अपना पति खोया है, जिसके 3 बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है, उसके एक्शंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन या कोई कॉर्पोरेट डील आखिरी स्टेज पर हो। यही वो बिंदु है जहां हमें उस इंसान की असली मानसिकता समझ आती है। जब लॉ एनफोर्समेंट धीरे धीरे डिजिटल फुटप्रिंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आपस में जोड़ रहा था, ठीक उसी वक्त कोरी पब्लिक की नजरों में एक अलग ही खेल खेल रही थी। उसने खुद को एक ऐसी बेचारी विडो के रूप में पेश किया जो अपने दुख से उभरकर दूसरों के लिए मिसाल बन रही है। उसने मीडिया और अपने दुख का पूरा फायदा उठाया। और यहीं से हम आते हैं उस घटना पर जिसने इस केस को पूरे देश की नजरों में ला दिया। बसंत 2023 में 5 मार्च को, जो कि एरिक की मौत की एनिवर्सरी के ठीक एक दिन बाद की डेट थी, कोरी ने बच्चों की एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था आर यू विथ मी। वही किताब जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, ये किताब एक बच्चे की कहानी थी जो अपने पिता को खोने के बाद दुख से गुजर रहा है और उस सदमे को प्रोसेस कर रहा है। इस किताब के आते ही वो लोकल और नेशनल टेलीविजन शोज पर आने लगी। होस्ट्स उससे पूछते थे कि आपने इतनी छोटी उम्र में ये दुख कैसे झेला, और वो आराम से बैठकर जवाब देती थी। बिल्कुल, पास्टेल रंग के कपड़े पहनकर एकदम शांत और सहानुभूति भरे चेहरे के साथ वो ग्रीफ पर ज्ञान देती थी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसने बुक राइटिंग लेन नाम की एक थर्ड पार्टी कंपनी को पैसे देकर ये किताब लिखवाई थी। यानी उसने खुद लिखी तक नहीं थी? नहीं, अपना दुख बेचना तो एक बात है, लेकिन उस दुख को बेचना जो आपने खुद पैदा किया हो, अपने पति की हत्या करके उसके नाम पर पीआर कैंपेन चलाना, सुनने में लगता है कि कोई इंसान इतना गिर कैसे सकता है, लेकिन यहाँ लालच और पब्लिक अटेंशन की भूख सब कुछ हावी थी। ये एक्सट्रीम नार्सिसिज्म और पब्लिक मैनिपुलेशन का परफेक्ट केस था। एक तरफ वो टीवी पर कनेक्शन और केयर की बातें कर रही थी,
एक आदर्श मां होने का नाटक कर रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस उसके फोन की सर्च हिस्ट्री, फाइनेंशियल फ्रॉड और डीलर के टेक्स्ट मैसेजेस की फाइल तैयार कर चुकी थी। राइट। और आखिरकार 8 मई 2023 को उसे कोमास के उसी घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर और फ्रॉड के सख्त चार्जेस लगाए गए। फाइनली। कोर्ट में जब बेल की हियरिंग हुई तो डिफेंस ने कोशिश की उसे एक साधारण मां बताने की, लेकिन जज ने साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। एक तो डिजिटल सबूत इतने स्ट्रांग थे कि वो कम्युनिटी के लिए खतरा मानी गई, और दूसरा उसका फ्लाइट रिस्क होना। यानी उसके भागने का डर था। बिल्कुल। टीवी के उन पेस्टल कपड़ों की जगह अब जेल के ऑरेंज जंपसूट ने ले ली थी। मैं सोच रही थी कैनवस जैसे छोटे शहर पर क्या असर हुआ होगा इस सब का। जो शहर 1 साल से उसके गम में शामिल था, चर्च में उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, उसे बेचारी समझकर सपोर्ट कर रहा था, वो शहर तो अचानक सदमे में चला गया होगा। छोटे शहरों में ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। हाँ, एक परफेक्ट पत्नी की छवि एक ही झटके में एक धोखेबाज और खतरनाक मुजरिम में बदल गई। लोग शायद अभी तक इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने जिसके साथ इतनी सहानुभूति दिखाई, उसने खुद ही इस दर्दनाक कहानी का स्क्रिप्ट लिखा था। जब ऐसी जगहों पर ट्रस्ट इस तरह से टूटता है तो लोग अपने पड़ोसियों पर भी शक करने लगते हैं। लोग मिलना जुलना कम कर देते हैं। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे भयानक और दिल तोड़ने वाला असर वहां के समाज पर ही नहीं बल्कि उस परिवार पर पड़ा है जो इन सब के बीच हमेशा के लिए उजड़ गया। उनके 3 बच्चे। हाँ, वो बच्चे जो अभी ये समझ भी नहीं पाए थे कि डेथ क्या होती है, उन्हें अब ये समझना पड़ रहा है कि मर्डर क्या होता है। सही कहा आपने। हमें इस गहराई से किए गए विश्लेषण के आखिर में उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो इस साजिश के सबसे मासूम शिकार हुए हैं। आज वो 3 बच्चे अपने रिश्तेदारों के पास बड़े हो रहे हैं। उनके लिए सच सिर्फ ये नहीं है कि उनके पिता अब नहीं है, बल्कि ये है कि उनकी माँ ने ही उनसे उनके पिता को छीना। बहुत ही दर्दनाक है ये। एरिक ने जो मेहनती और सफल कंस्ट्रक्शन कंपनी इतने प्यार से बनाई थी, वो बंद हो चुकी है। वो घर जिसमें कभी उनका अमेरिकन ड्रीम बसा करता था, अब उनका नहीं रहा। और वो किताब जिसके जरिए कॉरी मशहूर होना चाहती थी, उसे सभी प्लेटफॉर्म्स और मार्केट से हटा दिया गया है। जो कुछ भी कॉरी हासिल करना चाहती थी, उसने वो सब कुछ और उससे भी ज्यादा हमेशा के लिए खो दिया। अगर हम इन सभी सोर्सेज और घटनाओं से एक निष्कर्ष निकालें तो ये कहानी सिर्फ एक ट्रू क्राइम डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कॉशनरी टेल है, यानी एक ऐसी कहानी जो हमें सचेत करती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे झूठी आर्थिक चमक और लालच एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, आज के इस डिजिटल युग में इस उम्मीद में अपराध करना कि आप स्मार्ट हैं और पकड़े नहीं जाएंगे, फोरेंसिक साइंस और डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा उस एरोगेंस को तोड़ देते हैं। क्राइम चाहे बंद दरवाजे के पीछे ही क्यों ना हो, डेटा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सही बात है। आखिर में ये पूरा केस एक अजीब सा और थोड़ा डरावना सवाल खड़ा करता है, जिस पर मैं चाहूंगी कि सभी सुनने वाले गौर करें। अगर डिजिटल सबूत ना होते, अगर क्लाउड बैकअप्स नहीं होते, तो शायद आज वो टीवी पर बैठी एक मशहूर लेखिका होती और दुनिया उसके दुख की मिसाल दे रही होती। हाँ, ये सोचकर ही डर लगता है। आज के इस जमाने में जहां हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर गुजरता है, हम रोज लोगों के पब्लिक मास्क्स और उनके केयरफुली क्यूरेटेड पोस्ट देखते हैं, लेकिन उन डिजिटल पर्दों के पीछे असल में क्या चल रहा है, उस रियलिटी को हम नहीं जानते। तो आखिर में कौन सा सच ज्यादा ताकतवर होता है? वो सच जो एक मुस्कुराते हुए फोटो या एक इमोशनल किताब के जरिए दुनिया को दिखाया जाता है, या वो सच जो फोन के डिलीटेड फोल्डर और इंटरनेट राउटर की हिस्ट्री में छुपा होता है? असली सच शायद वही है जिसे हम मिटाने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। पर्दे के पीछे की सच्चाई, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा अपना रास्ता निकाल ही लेती है।